ये सारे के सारे क्या हुआ इनको? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अगर ईरान ने कहा हमने मार दिए, इस परिप्रेक्ष्य में तो ईरान ने मारे नहीं है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन आप किस तरह की व्यवस्था जो आप कह रहे हैं तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपस में लड़ पड़ रहे हैं और आपस में, तो क्या तैयारी क्या थी फिर? ये मैं नक्शे पे एक बार दिखाना चाहता हूं आप तमाम एक्सपर्ट्स को, दर्शकों खासतौर पर। ईरान और ईरान के आसपास के जो बेसेस हैं जहां पे मिलिट्री है मौजूद, अमेरिका के और अमेरिका के दोस्तों की, उनकी सेना, उनकी सैनिक क्षमता देखिए। इराक में करीब 2500 सैनिक हैं, कुवैत में करीब 13,500 हैं, कतर में 10,000 हैं, बहरीन में 9,000 हैं, यूएई में 3500 हैं, 2700 सऊदी अरब में हैं, जॉर्डन में 3,813 सैनिक हैं, सीरिया में लगभग 2,000 हैं। तो इतनी बड़ी सेना जो है ये घेरी हुई है, ये अमेरिका और अमेरिका के मित्र देशों की सेना है। और इसीलिए ये लगता है कि वोरा साहब कि आसान नहीं होगा ईरान के लिए, मतलब इतनी भीड़ में बम गिराना कि नुकसान तो पहुंचा ही सकता है ईरान। हाँ, आप कैसे देखते हैं? अगर अभी तक उसने अमेरिकन सोल्जर्स अभी 3 कहा है ना, मरे हैं अभी 3 का है। हाँ, और फिर ईरान तो कह रहा है कि मैंने कई करोड़ मार दिए हैं, वो तो फिर अलग बात है। बट रियलिटी है कि कई बेसिस को तो खाली कर दिया था जब डर लग रहा था कि जंग होने वाला है। एम आई करेक्ट सर? बिल्कुल, उनको वेकेट कर दिया था। सो प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन, और ईरान के पास अब इतनी एक्यूरेसी नहीं है। उसने सर, जो मेरे पास खबर आई है फ्रॉम रशियन सोर्सेज, कि उन्होंने कहा था रूस से कि अपने जो S-400 सिस्टम्स हैं जो अभी ईरान में नहीं है उनको एक्टिवेट कर दो, और आपके जो सैटेलाइट रेडार सिस्टम्स हैं जो सीरिया में आपके बेसिस में हैं उनकी हमारी मदद कराएं, ताकि इजरायली पायलट्स जो हैं वो दे विल बी फ्लाइंग ब्लाइंड, उनको पता ना लगे क्या हो रहा है, उसको शट ऑफ कर दीजिए। रूस ने कहा, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, रूस ने कहा भाई देखिए ये इन्होंने आपके ऊपर आक्रमण नहीं किया, ये तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हमारी जो बायलैटरल एग्रीमेंट है वो किक इन नहीं करती। अब रूस सही कह रहा है या चालाकी कर रहा है, आई डोंट नो। ईरान भी तो बोल रहा है कि हम अपने दोस्तों के हमला नहीं कर रहे, हम उन ठिकानों पे हमला कर रहे हैं जहां से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। और अभी तक ये बेसिक थिंग ये आपको मार्शल साहब बताएंगे कि जो इजरायली प्लेन्स ने हमले किए और अमेरिकन ने, वो बेसिस से नहीं उड़े हैं सर, वो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े हैं और इजराइल से उड़े हैं। एम आई राइट सर? बेसिस से हो सकता है कब कुछ हुआ, बट बेसिस को जो आप ठोक रहे हैं, खुद आप वायलेट कर रहे हैं सॉवरेंटी उस देश की जहां पर ये बेसिस है। मिसाल के तौर पर आप जो भी जो इंटरव्यू कर रहे हो, ये देखिए, नो प्रॉब्लम, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगे हुए हैं ईरान के आसपास की अलग अलग जगह पे। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस विंसन, यूएसएस निमित्ज, यूएसएस डिस्ट्रॉयर, और ये डिस्ट्रॉयर एक और है। ये तमाम जो जगह हैं जहां से आप इशारा कर रहे हैं, जहां से प्लेन्स उड़े हैं जिन्होंने अटैक किया है। थैंक यू। तो उन पे हमला करिए ना, उसके बाकी लोगों पर हमला करने के, और उनको नाराज कर रहे हैं। और सर लेट मी जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग, इसका एक परिणाम है मार्शल साहब, मिडिल ईस्ट के अंदर अब सुन्नी शिया डिवाइड परमानेंट हो गया है सर। अच्छा। और एक रहेगा चौधरी उस एरिया का, ये सब चले गए हैं। नहीं सर, टर्की भी चला जाएगा, एर्दोवान को अब अपनी जान पे बहुत खतरा है। एक चौधरी रहेगा वहां पे, उसका नाम इजराइल है सर। अच्छा। पूरे मिडिल ईस्ट का हेजेमोन जो कहते हैं ना, दादा, वो है सर। अब मैं ये कह रहा था कि ये 3 जहाज की जो खबर है, बाकी सब तो ठीक है जी, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है कि इनको अब सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि हमारा एयर सिचुएशन बोर्ड जो होता है, जो हम बोलते हैं नेशनल रैशनलाइज एयर पिक्चर, वो आपकी क्लियर क्यों नहीं है? हमारी क्लियर थी। आप बताइए, हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर जो हम माने इतने टेक्नोलॉजिकली सेवी नहीं माने जाते हैं जितने कि यूएस है, इजराइल है, 300 ड्रोन से हमला हुआ, आपने कोई फ्रेंडली फायर देखा? तो ये वाली जो चीज है, ये अपने आप में इनको रैशनलाइज करना पड़ेगा। If their command, अमेरिकन को, ये अमेरिकन, बिकॉज दे आर ऑल एलाइज, ये तो इन्हीं के टेक्नोलॉजी, बेसिकली अमेरिकन फोर्सेस, हाँ, ये तो इन्हीं के टेक्नोलॉजी कवर में काम करते हैं। कुवैत एयर डिफेंस क्या है? वो अमेरिकन एयर डिफेंस है। तो अपने आप में ये एक जरूर सवालिया निशान है। वॉर फाइटिंग जो इनका सिस्टम है वो कहां फेल किया? क्योंकि ये मैं मान के चलता हूं कि ईरान को इन जहाजों को इंगेज करना मुश्किल है। एक और बड़ी खबर आ गई, एक और बड़ा अपडेट करते हैं यहाँ पर। मैं आऊंगा जाकिर साहब आपके पास, इसीलिए मैं जाकिर साहब आपको स्टूडियो बुला रहा था। लेकिन बड़ी खबर ये कि चीन की तरफ से बयान आया और चीन इस बार रिएक्ट कर रहा है कि युद्ध रुकना चाहिए। युद्ध रोकने की अपील अब चीन कर रहा है। चीन ने कहा कि बातचीत और कूटनीतिक तरीके से हल निकाला जाना चाहिए। और इसी तरीके से यूरोपीय संघ, एक और पावरफुल संस्था है यूरोप के तमाम देशों की, उसकी तरफ से भी बड़ा बयान आया है। वो भी सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है। उर्सुला वॉन का ये बयान है, परमाणु मिसाइल प्रोग्राम बंद करना चाहिए ईरान को।
जाकिर साहब, आपकी प्रतिक्रिया? जो कुछ यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है, अब तो खामेनेई बचे भी नहीं, अगले को सामने आ जाना चाहिए। तो बच्चे को बचाना है ना, किसको? बच्चा अभी बचा नहीं है, इजराइल। हाँ, सभी का बच्चा है वो, तो उसको बचाना है। जब तक कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म नहीं की जाएगी, मिसाइल कैपेसिटी खत्म नहीं की जाएगी, वहां पर जो है प्रो डमी, प्रो यूएस, प्रो वाशिंगटन गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक तो ये सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि इस लड़ाई में इजराइल इन्वॉल्व है जाकिर साहब, क्या इसीलिए तमाम कंट्रीज जो ईरान के आसपास हैं वो खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं? मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर ये इसमें वो ईरान के खामेनेई साहब के साथ खड़ी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं इजराइल के मुखालफत करती दिखाई देंगी। ये पेच है क्या पूरी कहानी एक चीज नहीं, वो मुस्लिम कंट्री से कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल में जो है 35% पार्ट ऑफ सऊदी अरबिया को वो दिखाता है, वो करेगा। तो मुस्लिम कंट्री से मैं नहीं समझता हूं कतर, बहरीन, नहीं, ये जॉर्डन, सब कोई मतलब नहीं है, ये सब कोई मान ही नहीं है कि इजराइल ने कतर पर अटैक कर दिया तो क्या कर लिया है किसी ने? कुछ नहीं है, इनका कोई मान ही नहीं है। ओनली पावर इन द रीजन। अगर कतर पलट के अटैक करता तो क्या कहते आप? नहीं, कि कुछ कतर जो इजराइल के साथ खड़ा हो गया, ये तो मैं बोल रहा हूं आपसे। हाँ, तो होने दीजिए ना, ईरान तो उसके लिए तैयारी है। नहीं, ईरान नहीं, बाकी मुस्लिम कंट्रीज क्या कहती? इंडिया में लोग क्या कहते, इंडोनेशिया में लोग क्या कहते? सारी कंट्रीज सिर्फ 56 इंच हैं। 56 कंट्रीज है ना, तो 56 इंच है, उससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ ओनली कंट्री ईरान है, और उस रीजन में 2 ही पावर रहेंगे, ईरान और इजराइल। अभी भी ईरान बचेगा आपको लगता है? ईरान बचेगा, और ईरान बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लड़ाई लड़ रहा है। उसको समझने की कोशिश करिए। ब्रिगेडियर साहब अपनी बातें खुद काट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान जो है अंधा हो गया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये तीन जो है F-15 कैसे गिर गए। जी, मैं अब ये आप देखिए ना, आप चीजों को देखिए। अगर कमजोर आदमी जोर से चिल्लाता है तभी उसकी सुनी जाती है। लेकिन आज ये बताइए कि इजराइल में कितनी ईरान की मिसाइल्स गिर रही हैं? क्या आयरन डोम का शोर हो रहा है? नहीं हो रहा है। अमेरिका वहां पर इतने बेसिस लेके बैठा है, क्या एक भी मिसाइल उसने रोक लिया? जाकिर साहब, आप ये बोल रहे हैं कि इस लड़ाई को ईरान जीत रहा है, आप ये कह रहे हैं? जीतेगा नहीं। हम मरेंगे तो तुमको मार के छोड़ेंगे, मतलब बर्बाद कर देंगे। हमको बर्बाद करोगे तो हम भी बर्बाद होंगे, तुम भी बर्बाद होगे। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, थोड़ा 1 मिनट का टाइम दीजिए जी। ये लड़ाई जो हुई है ना, जो इनके लीडर को मारा है, ये शिया कम्युनिटी, सुन्नी की बात मैं नहीं करता हूं जी, दे आर वर्थलेस। शिया कम्युनिटी ने पर्सनल, ट्रंप ने अपनी फैमिली का पर्सनल एनिमिटी लिया है, और शिया कम्युनिटी इनकी फैमिली के पीछे जाएगी, इनके पीछे जाएगी। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देता हूं, हिस्ट्री के डॉट्स को अगर कनेक्ट करिए तो खुमैनी ने सलमान रश्दी को फतवा दिया था 1919 जाकिर साहब, और आपने सुन्नियों को वर्थलेस कहा। आप ज्यादा बोल जाते हैं, फिर आप बोलते हैं ज्यादा बोल नहीं है, जो हकीकत है मैं जानता हूं। नहीं, पर मैं इस बात के साथ नहीं खड़ा हो सकता। आप हिस्ट्री सुनिए तो भी नहीं, मैं मेरे लिए शिया सुन्नी सब बराबर है जाकिर साहब, मेरे लिए नहीं है। नहीं, तो आप वर्थलेस नहीं बोल सकते। मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप एक राष्ट्रीय चैनल पर हैं और आप कुछ भी बोल के निकल जाएं, ये नहीं होगा। हिस्ट्री को जोड़ के बता रहा हूं, मैं भी सुन्नी ही हूं। नहीं, तो भी अगर आप हैं तो भी आपको नहीं कहना चाहिए। नहीं, बात तो टाइम तो दीजिए। प्रॉफिट के खलीफाओं को किसने माना, कत्ल किया? सुन्नियों ने किया। प्रॉफिट के नवासों को किसने किया? सुन्नियों ने किया। कहीं भी ईरान या शिया नहीं आया मारने के लिए। दे आर वेरी गुड किलिंग देमसेल्फ। जाकिर साहब, आप अपनी राय को रखने के लिए आजाद है, पर इसका मतलब नहीं कि आपकी राय से सारा का सारा जो दर्शक वर्ग है वो जुड़े। लेकिन मैं इस बात की बिल्कुल भी, जो आप कह रहे हैं एज ए चैनल, मैं इस बात को बिल्कुल भी तस्दीक नहीं करता हूं। सरासर अपना प्रोटेस्ट। नहीं जाकिर साहब, ये नहीं चलेगा। जाकिर साहब, ये नहीं चलेगा। प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशन नहीं हूं मैं, फैक्ट रख रहा हूं मैं, कंट्रोल योर फीलिंग। नहीं, ये फैक्ट। अरे भाई, आपने कह दिया वर्थलेस है तो मैं मान लूंगा वर्थलेस है। कैसे बात कर रहे हैं? मैं आपको बोल दूंगा वर्थलेस है, आपको अच्छा लगेगा क्या? प्लीज बिहेव। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप रिक्वेस्ट को मानने को तैयार ही नहीं है। आप चाह रहे कि मैं लड़ूं आपसे? नहीं, हम लड़ लेते, आ जाते हैं। आप आपको बुलाया था मैंने, लेकिन मैं इस बात की तस्दीक नहीं करता हूं। आपके सेंटिमेंट आपकी जगह हो सकते हैं, पर आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। आपने इजराइल का नाम लिया और मैं उस कहानी पे आना चाहता हूं। आखिरकार खामेनेई का खात्मा कैसे हुआ, खामेनेई तक मोसाद कैसे पहुंचा, इस कहानी में बहुत दिलचस्पी है। लोगों ने खूब वोट किया, करीब 25-30% लोगों ने हमको वोट किया। आइए देखते हैं खामेनेई के आखिरी वो पल
जब जिसकी जानकारी सीधे मोसाद के जासूसों के जरिए इजराइल और अमेरिका तक पहुंची, और फिर क्या हुआ? मिसाइल अटैक के शुरुआती 30 सेकंड में ही खामनेई का खात्मा हो गया। ईरान में भी घर के भेदी ने लंका ढहाया। खामनेई का वो भेदिया क्या ईरान की सेना में था? मोसाद का वो खबरी क्या ईरान के इंटेलिजेंस में था? वो कौन था जो खामनेई की साये की तरफ पीछा कर रहा था? क्या वो खामनेई के IRGC का जयचंद था, या वो ईरान के पैरामिलिट्री बसीज में शामिल विभीषण था जिसने मोसाद को अयातुल्ला अली खामनेई की पिन पॉइंट लोकेशन पहुंचाई? क्या खामनेई की हर कदम की खबर उसे रहती थी? वो कहां जाएंगे, कब जाएंगे, क्या खाएंगे, कितने बजे सोएंगे, इमरजेंसी जब आएगी तो वो कहां अंडरग्राउंड होंगे? ये सारी की सारी जानकारी खामनेई के उस करीबी को पहले से होती थी, लेकिन एन वक्त पर उसने खामनेई की खबर मोसाद और CIA तक पहुंचा दी। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA का अहम रोल रहा। मोसाद और CIA के एजेंट्स महीनों से खामनेई को ट्रैक करते रहे। महीनों की प्लानिंग के बाद सैटेलाइट इमेजरी और स्पाई नेटवर्क से खामनेई की लोकेशन जब 100% कंफर्म की गई तो परफेक्ट टाइमिंग पर स्ट्राइक कर दी गई। प्लानिंग की कामयाबी का राज रहा सटीक इंटेलिजेंस और सरप्राइज अटैक। शनिवार को सुबह जब खामनेई बहुत ही सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे तो उनके इस करीबी सलाहकार ने सारी जानकारी लीक कर दी। प्लान के मुताबिक पहले से हमला शनिवार को रात में होनी थी, लेकिन जब खामनेई की इस बैठक की जानकारी और मीटिंग की पिन पॉइंट लोकेशन की जानकारी मोसाद और CIA के जरिए इजराइल और अमेरिका तक पहुंची, जब कंफर्म हो गया कि शनिवार की सुबह यानी 28 तारीख की सुबह ये सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है, जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अपने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ रहेंगे, तो अचानक बड़ा अटैक करके खामनेई को उनके करीबियों के साथ खत्म करने का प्लान तय किया। तो सुना